हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट वन में जस्ट अ सेकेंड पार्ट वन में हमने ये देखा था कि जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनकी फंक्शनिंग किस किस तरीके से होती है। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट वन वाला वीडियो देख लेना, देन उसके बाद ये पार्ट टू देखना। वैसे कनेक्टेड नहीं है बट स्टिल उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विद शॉर्ट नोट्स, तो आप देखोगे तो आपकी हेल्प होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम लिखना है। सो नेम के साथ साथ आप थोड़ा सा भी बेसिक एक्सप्लेनेशन दोगे तो अच्छा होगा, या फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हो अगर आपको लगता है टाइम नहीं है आपके पास तो। सो सीरीज़ में बनाओगे तो इजी लगेगा। नंबर फर्स्ट, नोज एंड माउथ। नोज एंड माउथ के थ्रू एयर एंटर करती है। देन मूविंग ऑन टू फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? इट इज़ अ पैसेज फॉर एयर एंड फूड बोथ। देन मूविंग ऑन टू लैरिंग्स। लैरिंग्स को वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स से बोलते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ से एयर होके गुजरती है और ये सारे ही जो ऑर्गन्स हैं वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देन मूविंग ऑन टू ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है इसको विंड पाइप बोलते हैं, और यही जो ट्रैकिया होता है वो एयर पैसेज के नाम से फेमस है। और ये क्या करता है, लंग्स तक एयर को लेकर जाता है और वहाँ से लेकर भी आता है, टू एंड फ्रॉम। देन मूविंग ऑन टू ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक ट्यूब की तरह होती है जो कि ट्रैकिया से एयर को पास ऑन करती है आगे ब्रैंकियल ट्यूब्स, और फिर फाइनली वो लंग्स तक पहुंचता है। देन लंग्स जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और CO2। देन मूविंग ऑन, ब्रोंक्यूल्स, ये और भी फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं। सबसे लास्ट में आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम क्या होता है कि ये टीनी एयर सैक्स होता है लंग्स में, और यहाँ पर ही जो मेन गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू डिफ्यूजन वो यहाँ पर होता है। देन मूविंग ऑन टू डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है ताकि जो ब्रीदिंग है वो फैसिलिटेट हो सके। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ईजी सा डायग्राम बना के दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में रेस्पिरेशन का डायग्राम या डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन मांगते तो आप ये बना सकते हो। बेसिकली जो भी ऑर्गन्स हमने मेंशन किए उन्हीं को बस ड्रॉ कर देना है। नोज माउथ, नोज माउथ, देन देयर इज फेरिंग्स, यहाँ पर लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के जो भी फर्दर और भी ट्यूब्स बन जाते हैं उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। देन इन ब्रोंक्यूल्स में भी जो सबसे छोटा वाला जो ये टेनी एयर सैक्स है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई, और ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डायफ्राम। और ये पूरा लंग है। लंग, दो लंग्स होते हैं बेसिकली। ये जो दोनों लंग्स होते हैं इनका वेट 1300 ग्राम्स होता है। लेफ्ट साइड वाले का 600 ग्राम और राइट साइड वाले का 700 ग्राम। 600 क्योंकि यहाँ पर हार्ट का थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है, इसीलिए इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। और ये एक एवरेज वेट ऑफ लंग है, इट्स नॉट पर्सनलाइज्ड और जनरल। पर्सनलाइज नहीं कि हर इंसान का इतना ही होगा, इट में डिफर ऑब्वियसली। कोई छोटा बच्चा या कोई स्मॉल बॉडी साइज़ का पर्सन है तो उसका जो लंग का वेट है वो स्मॉलर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दी लार्ज बॉडी फ्रेम वाले लोग। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, ये 3 मार्क में ही क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी सा है कि ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स और उनका जो एक्शन है फॉर प्रोटीन डाइजेशन। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन के बारे में बोला, फैट और कार्ब के बारे में नहीं पूछे, तो वहाँ उनके बारे में लेके टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ प्रोटीन के बारे में लिखना स्टार्ट कर देना। नंबर फर्स्ट, ऑर्गन, स्टमक। देखो क्या पूछा है, ऑर्गन, डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स और उनका एक्शन। सबसे पहले स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है। उसके एंजाइम कौन से होते हैं? पेप्सिन। पेप्सिन जो कि HCl के प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है। देन उसका एक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स के बॉन्ड्स को क्लीव करने में हेल्प करता है। देन पेनक्रियाज होता है सेकेंड ऑर्गन। पेनक्रियाज से कौन सा डाइजेस्टिव जूस निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस। इसका एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। इसका एक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स और भी स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। देन आगे जाते हैं तो द नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो फूड है वो पेनक्रियाज में नहीं जाता, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज़ वाई इसको लिखना ज़रूरी है। देन इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस होता है जिसमें कि कौन सा एंजाइम होता है? पेप्टाइडेज और एंट्रोकाइनेज। पेप्टाइडेज और एंट्रोकाइनेज का एक्शन क्या होता है? पेप्टाइड, जो पेप्टाइडेज है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देता है और इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है
जो भी पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो एंटेरोकाइनेज है वो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। नाउ यू कैन सी कि ट्रिप्सिन यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। ये ट्रिप्सिन आया कहाँ से? ये पेनक्रिएटिक जूस से आया। और जब ट्रिप्सिन एक्टिवेट होगा तो जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड में ब्रेक डाउन होंगे, और यही पेप्टाइड पेप्टाइडेज के थ्रू इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन मूविंग ऑन टू ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, इनका भी रोल होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, जो माइक्रोविलाय हमने पढ़ा हुआ है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको विलाय बोलते हैं। तो यहाँ से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, डाईपेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज। डाईपेप्टाइडेज का काम क्या होता है? दोनों का ही बेसिकली कंबाइंड फंक्शन क्या है कि ये अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फैसिलिटेट करते हैं, ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में जाके बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो सके जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। देन डिफरेंस वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन को पहली बात तो ये टेबुलर फॉर्म में लिखना। दूसरी बात कि ट्राई टू गिव एज मैनी, और ऐसा ये बना देना क्लासिफिकेशन कि किस बेसिस पे आप उन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कैसे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, सबसे पहले डेफिनेशन दे दी कि यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं। यूकैरियोटिक्स बेसिकली न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिसमें कि डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट लगे तो आप थोड़ा सा स्लो कर लो वीडियो को, क्योंकि जिसको फास्ट सुनने की आदत है तो वो जल्दी फटाफट से सुन के सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेगा। जस्ट रिवीजन बेस्ड रिवीजन हो जाएगा, एक फास्ट रिवीजन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन। जो यूकैरियोटिक्स है वो कैसे सेल्स होता है जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेलीज होती है। इसी का वाइस वर्सा प्रोकैरियोटिक्स में डिफाइंड न्यूक्लियर मटेरियल और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। एग्जांपल्स दे दो, प्लांट और एनिमल्स यूकैरियोटिक का एग्जांपल है, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है बैक्टीरिया, उसमें भी स्पेसिफिकली आर्किया। देन मूविंग ऑन टू ऑर्गेनल, इसमें यूकैरियोटिक्स जो होते हैं वो यूजुअली मल्टीसेलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स यूजुअली यूनिसेलर होते हैं। ऑर्गेनेलीज, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं ये। देन ग्रोथ रेट, यूकैरियोट्स का ग्रोथ रेट स्लो होता है, प्रोकैरियोट्स का ग्रोथ रेट फास्ट होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देन सेल वॉल, सेल वॉल जो यूकैरियोट्स की होती है वो सिंपल सेलोज या फिर काफ़ी सिंपल सी सेल वॉल होती है, बट एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स इनकी कॉम्प्लेक्स होगी सेल वॉल, और जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। राइबोसोम्स, यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, एंड प्रोकैरियोट्स के स्मॉलर होते हैं। क्रोमोसोम्स मोर देन वन होता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में एक ही सिंगल डीएनए होता है। सेल साइज यूकैरियोट्स का बड़ा होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर, जबकि प्रोकैरियोट्स का सेल साइज छोटा होता है। अब मैंने इतने सारे डिफरेंस बता दिए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आप सारे ही लिखो। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो आप 6 डिफरेंस लिख दो, 5 डिफरेंस लिख दो। अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 3+3 मतलब एक डिफरेंस 3+3 का है, 3 मार्क का है। दूसरा एक और क्वेश्चन है जो भी डिफरेंस का ही है, वो भी 3 मार्क्स का ही है। तो मार्किंग के हिसाब से लिखना। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि आप यहाँ पर पढ़ोगे अगर 10 पॉइंट तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 5 ही याद रहने वाले हैं, उन्हीं 5 को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट डिफरेंस, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस का पर्पस क्या होता है? ग्रोथ एंड रिपेयर। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है और मियोसिस गैमेटिक सेल्स में होता है। माइटोसिस में जब भी माइटोसिस वाला डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो भी होते हैं डॉटर सेल्स में वो हमेशा सेम होते हैं, 2n, दैट इज डिप्लॉयड। जबकि मियोसिस में डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, 2n से n कंडीशन आ जाती है। देन क्रॉसिंग ओवर नहीं होती माइटोसिस में क्योंकि गैमेट्स नहीं बनने, लेकिन मियोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर होती है। माइटोसिस में एक टाइम पे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस सिर्फ जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करता है, लेकिन जो मियोसिस है वो बॉडी में स्पर्म्स और एग्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं।
देन अगर माइटोसिस का माल फंक्शन होता है या इस डिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कैंसर क्या होता है, इट इज़ ए रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। जबकि अगर जो मियोसिस वाली जो भी डिवीजन है अगर उसमें माल फंक्शन हुआ तो जेनेटिक डिजीज़ होने के चांसेस है, दैट इज़ टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये आपने पढ़े होंगे क्लास 12 में। देन माइटोसिस में न्यूक्लियस सिर्फ एक बार डिवाइड करता है, मियोसिस में न्यूक्लियस दो बार डिवाइड करता है। देन माइटोसिस में सिर्फ 4 ही फेज़ होती हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। जबकि मियोसिस में 1 2 बोलने का मतलब है कि मियोसिस 1 में प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, सॉरी, प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2, टीलोफेज़ 2, यानी कि 8 स्टेजेस होती है इसमें, और इसमें ओनली 4 स्टेजेस होती हैं। तो अगर आप इतना डिफरेंस लिखोगे तो ऑब्वियसली इतने सारे आपको याद नहीं रहने वाली, पहली बात तो। अगर आप 8 पढ़ के जा रहे हो तो आपको पेपर में 4 ही याद रहेंगे, तो उन्हीं 4 को अच्छे से एक्सप्लेन करना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो यस, अगर फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम है और डायग्राम्स एंड स्ट्रक्चर नहीं पूछे फिर तो बस क्या ही बात है। सो स्ट्रक्चर बनाना है, यूकैरियोटिक सेल है, आपको यूकैरियोटिक सेल ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही डायग्राम बनाओ, बेसिक सी एक चीज़ करनी है कि यूकैरियोटिक सेल है तो एक न्यूक्लियस होगा, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो उसकी बाउंड्री बना दो, फिर सेल वॉल होगी, एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, दैट इज़ पावर हाउस ऑफ सेल। देन एक लाइसोसोम होगा जिसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन है ये। देन उसके बाद होता है एक SER एंड RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे ये जो राइबोसोम्स होते हैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर, इसी की वजह से रफ हो जाती है और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। देन यहाँ पर एक सेंट्रियोल होता है और गोल्जी अपैरेटस होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है मैं अभी बताती हूँ आगे, बस आप देख लो कि डायग्राम कैसा होता है। एक बहुत ही बेसिक सा डायग्राम, एक छोटा सर्कल बनाना, एक बड़ा सर्कल, उस पर थोड़े से पेटल्स टाइप स्ट्रक्चर बना देना। देन एक उससे बड़ा स्ट्रक्चर जो कि सेल वॉल का काम करेगा, और यहाँ पे पूरे में लिक्विड है, डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना देना क्योंकि पूरे सेल में साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। देन वन बाय वन हम इसके जो भी यूकेरियोटिक सेल के ऑर्गेनेलीज हैं उनके फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इसके भी 3 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम है, वैसे तो इस क्वेश्चन में ये 5 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रक्चर ही पूछा है, डायग्राम एग्जैक्टली बनाना था। तो डायग्राम बनाने के बाद आप इसके जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, एटलीस्ट जो मेन 3 4 हैं उनको कर देना, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेल ग्रोथ, DNA फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ये ATP प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस, जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट होता है ना सेंट्रल डॉग्मा का, उसमें इसका रोल होता है। बेसिकली याद रखना कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 होते हैं, SER एंड RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये लिपिड का सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन, सॉरी स्पीड की वजह से बिल्कुल बहुत क्या ही बोल रही हूँ। देन कैल्शियम स्टोरेज में इसका काम होता है। देन RER, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम का काम तो हमने पहले ही देख लिया, प्रोटीन सिंथेसिस। देन गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है कि ये जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं ना उनके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनकी पैकिंग करता है, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे मेम्ब्रेन बनाना और उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी करना। लाइबोसोम्स इसको ये क्या करता है, जो भी सेल में वेस्ट मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन करता है ताकि सेल में टॉक्सिसिटी ना डिपॉजिट हो जाए। सेल वॉल का काम क्या होता है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी करता है जो भी इनर मटेरियल है उसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है, पॉइंट टू बी नोटेड कि जो ये सेल वॉल होता है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, राइट। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका काम होता है ये पैसेज, ये एक आप बोल सकते हो गेट कीपर्स का काम करता है, इन एंड आउट। सेल के अंदर जो भी अंदर या बाहर जाएगा उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल गिव अ ग्रीन और रेड सिग्नल, आइदर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल गो इन और आउट। देन ओके, इसको एक्सप्लेन करने के बाद बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ना यूजुअली
टाइप्स ऑफ अनीमिया के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ अनीमिया भी पूछ लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज़ देख लो, वेरी क्विकली एक्सप्लेन करूँगी मैं। सो इसमें पूछा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया एंड देयर साइकोलॉजिकल कॉजेज। ये यहाँ पर तो क्वेश्चन 10 मार्क का है, पर कभी कभार सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अनीमिया का नाम लेके उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोलते हैं। तो बेसिकली अनीमिया का एक छोटा सा डेफिनेशन दे दो, क्या होता है अनीमिया? इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्यों डिक्रीज डिक्लाइन, क्यों डिक्रीज हुए? क्योंकि हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो गया। वैसे कितने होते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल? अगर आपको ऑलरेडी आप अगर वर्किंग हो, न्यूट्रिशन सेक्टर में हो, तो यू मस्ट बी नोइंग, बट स्टिल मैं एक बहुत ही बेसिक सा बता देती हूँ। 12 to 16 mg/dl। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया, आरबीसी कम हो गया, तो जो सेल्स हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डाउन होगी तो फैटीग होगा, और जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी परेशानी है सब कुछ लिख डालो, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है, दिल लगना चाहिए कि बहुत भर भर के लिखा है स्टूडेंट ने। देन मूविंग ऑन टू आईडीए। आईडीए का फुल फॉर्म है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। आयरन डिफिशियंसी अनीमिया क्यों होता है? सबसे कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया है। पहली बात तो क्यों हुआ? क्योंकि डाइट में अनीमिया नहीं है, ओ सॉरी डाइट में आयरन का अमाउंट इनफ नहीं है, इनफ अमाउंट नहीं है बॉडी में, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक हो रहा है आयरन का, पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या तो सीलियाक डिजीज़ है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है किसी की, तो उसका पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन होगा, इस वजह से उसको आईडीए हो सकता है। देन फाइटेट्स और ऑक्जालेट्स होते हैं डाइट में, जिसकी वजह से जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। देन क्रियोनिक ब्लड लॉस हुआ अगर किसी कंडीशन में, जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई है, मेंस्ट्रुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तब ही आईडीए हो सकता है। एंड वन मोर थिंग कि कुछ ऐसे लाइफ स्टेजेस होते हैं जब आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी में, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है या अडल्सेंस है, तो उस टाइम पर भी आईडीए होने के चांसेस हैं। देन बाकी के 2-3 जो और अनीमिया के टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। विटामिन B12 डिफिशिएंसी अनीमिया, जिसको पर्नीशियस या मेगलोब्लास्टिक अनीमिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि विटामिन B12 का काम क्या होता है? आरबीसी प्रोडक्शन। अब अगर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी तो आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर आरबीसी सही से प्रोड्यूस नहीं होगा तो अनीमिया हो जाएगा, सिंपल है। अब इसका कॉज क्या होता है? फिजियोलॉजिकल कॉज, विटामिन B12 डाइट में ही नहीं मिल रहा है, डाइट में इसकी डिफिशियंसी है। स्ट्रिक्ट वेगन डाइट्स होती हैं तो उसमें विटामिन B12 की कमी होती है। दैन इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 बिकॉज ऑफ जीआई इन्फेक्शन, एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर हो सकता है। देन फॉलेट डिफिशियंसी अनीमिया, इसमें क्या होता है? बॉडी में इनफ फॉलेट नहीं है। फॉलेट का काम क्या होता है? ये डीएनए सिंथेसिस और आरबीसी प्रोडक्शन, और इसके अलावा फॉलेट ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉज क्या होता है? क्यों होती है फॉलेट डिफिशियंसी अनीमिया? इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, पुअर डाइट, अल्कोहलिज्म हो रखा है, माल अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलेट इन जीआई ट्रैक, इंक्रीज्ड फॉलेट रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ग्रोथ पीरियड्स। देन ये कुछ ये इतने इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है अनीमिया के, स्टिल मैं बता देती हूँ। क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से अनीमिया, किसी को कैंसर है, एड्स है, टीबी, तो इसकी वजह से जो उसका पूरा इम्यून सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो गया है, तो उसको अनीमिया हो सकता है। देन हीमोलाइटिक अनीमिया वो होता है जो कि किसी जेनेटिक डिजीज़ या जेनेटिक कंडीशन की वजह से होता है। सिकल सेल अनीमिया है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, तो उसमें आरबीसी पे इफेक्ट पड़ता है और अनीमिया हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वेट फॉर पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।